पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था नया लाभ हानि अनुपात, उसके बाद हमने पढ़ा था ख्याति की गणना और उसकी प्रविष्टियाँ कैसे होंगी। अब एक छोटा टॉपिक और है, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। जब ये टॉपिक हो जाएगा फिर हम बड़े क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। पहले देखिए इसके बारे में कि होता क्या है, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की ज़रूरत क्या है और क्यों ये किया जाता है। पहली चीज़, जब कोई नया साझेदार साझेदारी में आता है, हो सकता है वो 2-3 साल बाद आया हो सकता है 5 साल बाद उसको शामिल किया हो सकता है चाहे वो 1 साल बाद ही आया हो, लेकिन जिस भी दिन वो साझेदारी में आया था उस दिन उस फर्म में कुछ संपत्तियां और कुछ दायित्व मौजूद थे, कुछ लायबिलिटी भी थी उसकी और कुछ असेट्स भी थी। तो क्या वो असेट्स और लायबिलिटी आज भी उतनी ही अमाउंट की है जिस दिन वो नया साझेदार आ रहा है? अगर वो लायबिलिटी और दायित्व जो असेट्स है उनका मूल्य वही है जिस दिन नया साझेदार आ रहा था, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तब तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वक्त के अनुसार, समय के अनुसार संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि हो जाती है। हो सकता है हम कुछ चीज़ें लिखना भूल गए हो सकता है कि पहले कोई संपत्ति कम की थी लेकिन आज उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। हो सकता है कोई संपत्ति ज़्यादा की थी पर उसमें डेप वगैरह लगने के कारण आज उसकी वैल्यू कम हो गई हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखिए हम एक एक बारीक टॉपिकों को हम इसमें समझेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूँ, जितनी भी संपत्तियाँ और दायित्व है, अगर संपत्तियाँ बढ़ती है तो पुराने साझेदारों को फ़ायदा होगा, यानी उनको प्रॉफिट होगा, और दायित्व बढ़ते हैं तो पुराने साझेदारों को नुकसान होगा क्योंकि पैसा अब उनको देना पड़ेगा। नए साझेदार का रिवैल्यूएशन में कोई रोल नहीं रहता, उसका लेखा नहीं होता। तो हम एक एक टॉपिक पे ऊपर हम चर्चा करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है और कौन कौन से पॉइंट्स को हमें देखना है, साथ ही इसकी जर्नल एंट्रियाँ कैसे होंगी। एक रिक्वेस्ट और आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे शेयर भी करते रहिए, क्या पता आपके कारण किसी और स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। तो आपके जो भी टॉपिक है उन पे हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को समझते हुए आज हम सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन के एक एक टॉपिक्स को लेंगे। देखिए कि इन टॉपिक्स में क्या होता है। ये आइए स्टार्ट करते हैं। संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। देखिए फॉर्मेट देखिए क्या होता है इसका। सबसे पहले अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट की, तो एक तरफ पर्टिकुलर अमाउंट जो कि आपका P&L एप्रोप्रिएशन की तरह बनता है। अब देखिए जितनी भी संपत्तियों में कमी होगी वो डेबिट साइड में, और जितने भी दायित्व बढ़ेंगे वो संपत्तियों में वृद्धि होगी वो क्रेडिट साइड में। संपत्तियों में कमी, दायित्वों में वृद्धि, जो संपत्तियां पुस्तक मूल्य में शून्य हो जाए, यानी बैलेंस शीट में पहले थी और अब उनकी वैल्यू शून्य हो जाए वो, और जो दायित्व पुस्तकों में नहीं थे परंतु अब लेखा करना है तो उनको सबको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। जबकि संपत्तियों में वृद्धि, दायित्वों में कमी, या जो संपत्तियां पुस्तकों में नहीं थी लेकिन अब उनका लेखा करना है तो उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। इसके पश्चात देखिए यदि हमें प्रॉफिट होता है तो हम टू साइड में लिखेंगे, और यदि हमें लॉस होता है तो बाई साइड में लिखेंगे। किसमें? या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो। देखिए इसके महत्वपूर्ण नियम क्या क्या है। मैं कुछ टॉपिक्स को और ईजी करने के लिए कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न में कहीं पे भी से कम और से अधिक राशि वाली आ जाए, कि मान लीजिए कि संपत्तियों को इतने से कम करना है या इतने से अधिक करना है, तो वही राशि, तो उतनी ही राशि को रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। यानी 5000 से कम करना है या 5000 से बढ़ाना है तो 5000 का ही लेखा होगा, बाकी अंतर वगैरह या और किसी संख्या पे नहीं देखा जाएगा। यदि नया मूल्य दिया हो या तक, या तो नया मूल्य दिया हो या तक दे दिया कि 20,000 तक बढ़ाना है, 15,000 तक घटाना है, तो जब नया मूल्य या तक शब्द दिया हो तो अंतर की राशि को लेंगे। क्या लेंगे हम? अंतर की राशि को। यदि प्रतिशत के रूप में घटाना या बढ़ाना हो, जैसे 10% से कम करना है या 20% से बढ़ाना है, तो प्रतिशत ज्ञात करेंगे सबसे पहले।
और जो राशि आएगी उसी को ही हम लिखेंगे। यदि संपत्तियां प्रतिशत से कम मूल्यांकित हो या नया प्रतिशत मूल्य ज्ञात करना हो, जैसे कि संपत्तियों का 10% कम पर मूल्यांकित है या 10% अधिमूल्यांकित है, यानी पहले से मूल्य ज़्यादा है प्रतिशत में, तो पहले तो हम नया मूल्य ज्ञात करेंगे। यदि अधिमूल्यांकन हो तो उसका फॉर्मूला होगा गिवन वैल्यू, यानी जो राशि हमें दी है इनटू रेट, और नीचे आएगा 100 प्लस रेट यदि अधिमूल्यांकित है। और कम मूल्यांकन में फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। जो मूल्य पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ, जैसे मान लो कोई असेट्स पुस्तकों में लिखना रह गई और अब उसे लिखना है, तो फिर उसी मूल्य से लिखा जाएगा। जैसे 5000 से पेटेंट्स लिखना भूल गए या 5000 का फर्नीचर लिखना भूल गए, तो अब जब उसको लिखेंगे तो वही मूल्य लिया जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखिए, भवन का मूल्य 10% से बढ़ाया जाए। मान लीजिए आपके पास भवन है 4 लाख का, 4 लाख का 10% बढ़ाना है तो कितना हो गया 40,000। ये 40,000 बढ़ाना है तो हमें भवन से क्या हुआ फ़ायदा, क्योंकि जब संपत्तियां बढ़ेगी तो हमें फ़ायदा होगा और संपत्तियां घटेगी तो हमें नुकसान होगा। तो मैंने पहले यहाँ पे जितनी भी है वो संपत्तियों का एग्जाम्पल दे के समझाया कि प्रतिशत में है, प्रतिशत निकाल लेंगे 40,000। ये 40,000 रुपये क्या हो गया बिल्डिंग में फ़ायदा, तो बिल्डिंग में हमने लिख दिया 40,000 रिवोल्यूशन के बाय में। सेकंड पॉइंट देखिए, मशीन का मूल्य 10% से कम किया जाए। अब मशीन आपकी है 2 लाख, 2 लाख का 10% कम होगा तो पहले तो हम 10% निकालेंगे 20,000। अब ये कम हुआ तो हमें क्या हो गया नुकसान। नुकसान को हम कहाँ लिखते हैं रिवोल्यूशन के 2 में, मशीनरी के नाम लिखेंगे हम 20,000। थर्ड पॉइंट देखिए, फर्नीचर को 20,000 पर मूल्यांकित किया गया, यानी फर्नीचर की वैल्यू थी 15,000, अब वो कह रहा है 20,000 पर मूल्यांकित हो गया, तो यहाँ पे बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पहले 15 था अब 20 हुआ है तो 5,000 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो हमें फ़ायदा हो गया। बाई फर्नीचर 5,000 रुपये हमने लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक का मूल्यांकन 20,000 पर किया। अब यहाँ पे स्टॉक 20,000 पर मूल्यांकन किया, जबकि पहले स्टॉक था 25,000। अब 25 था 20 ही पर हमने मूल्यांकन कर लिया तो 5,000 का नुकसान हो गया। देखिए स्टॉक में 5,000 का हमें नुकसान हुआ है। देनदारों में 15,000 से डूबत ऋण आयोजन बनाए। यदि देनदारों में पैसा डूबेगा तो हमें नुकसान होगा। 15,000 डूब रहा है और से शब्द दिया है 15,000 से, तो से है तो पूरा 15,000 PBD यानी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। विनियोगों का मूल्य 10,000 से अधिक हुआ, कि जो विनियोग थे वो 10,000 अधिक हुआ है जो भी हमने विनियोग किए थे। तो देखिए इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये हमने बाई साइड में लिख दिया है। इसके बाद एकस्व यानी पेटेंट्स का मूल्य 10,000 रुपये मूल्यांकित किया गया, निर्धारित हुआ, और यह पुस्तकों में नहीं था, यानी ये बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं गया था, तो अब हम लिख देंगे इसको बाई पेटेंट्स 10,000। अगर हम इनकी बात करें कि ये हमारे प्रॉफिट हो गए और ये हमारे लॉस हो गए। प्रॉफिट में तो आया है हमारा 65,000, जबकि लॉस में आएगा अपने 40,000। फिर भी मुझे कितने का नुकसान हो प्रॉफिट होगा, मुझे फिर भी 25,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी बाई साइड के टोटल में से टू साइड के टोटल को हम घटा लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम दायित्वों से संबंधित कमी या वृद्धि का कैसे करेंगे। लेनदारों में 5,000 का भुगतान नहीं करना, यानी लेनदार जो थे उनमें 5,000 रुपये हमें नहीं देने। रिवोल्यूशन में जब लेनदारों को पैसा नहीं देंगे तो हमें क्या होगा फ़ायदा होगा, तो हमने क्रेडिटर्स को लिख दिया 5,000। ऐसे दायित्व जिनका लेखा नहीं हुआ 15,000 रुपये थे, कि जिन दायित्वों को हमने लिखा ही नहीं और अब उनको चुकाना भी पड़ेगा, लिखा नहीं तो क्या हुआ, पैसा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन लिखा हुआ नहीं था अब लिखना। अब ये 15,000 रुपये ऐसे दायित्व जिनका लेखा नहीं हुआ, यानी ये अनसीन लाइबिलिटी भी कह सकते हो इसको। तो क्या लिखेंगे हम अनफोरसीन, यानी जो दायित्व लिखित में नहीं है और अब उनको लिखना है या चुकाना है, तो अनफोरसीन लाइबिलिटी 15,000, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ये किस चीज़ के हैं। बकाया वेतन, अगर हमें बकाया वेतन है पैसा चुकाना है तो हमें नुकसान होगा। बकाया वेतन 4,000, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 रुपये हमें नुकसान है, इसलिए 2 में लिखेंगे। कर्मचारी कोष में दायित्व 10,000 की वृद्धि की जानी है,
यानी कर्मचारी यानी वर्कमैन, और क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन, यानी वर्कमैन कंपनसेशन में हमें 10,000 रुपये देने हैं। तो WCF शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 का हमें चुकाना है, इसलिए नुकसान होगा, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। हाँ, अगर इसकी कोई पहले राशि होती कि पहले 6,000 थी अब 10,000 देने हैं तो फिर यहाँ 4,000 बढ़ता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देय बिलों पर 10% छूट मिलेगी, यानी जो भी आपके BP है उन पे 10% छूट मिलेगी, तो वही 40,000 का 10% 4,000 रुपये की हमें छूट मिल जाएगी। हमारा टोटल जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है 29,000, जबकि फ़ायदा हुआ है 9,000, तो फिर भी मेरा 20,000 का लॉस बचेगा, जो मैं कैपिटल अकाउंट्स में बांट दूंगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए इसकी जर्नल प्रविष्टि। जर्नल प्रविष्टियाँ कैसे होगी? बहुत सिंपल है कि संपत्तियों का मूल्य या तो बढ़ जाए और दायित्वों का मूल्य कम हो जाए तो उन सबको डेबिट कर दो, यानी जिन जिन असेट्स में मूल्य बढ़ा है उनको तो डेबिट, और जिन जिन लाइबिलिटी में वैल्यू कम हुई है उसको भी डेबिट। यानी असेट्स का मूल्य बढ़ने पर और लाइबिलिटी घटने पर इनको क्या कर दो? डेबिट, और रिवैल्यूएशन को कर दो 2 में। यानी सिंपल सा ये है कि जो भी बाई साइड में है वो डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन 2 में आ जाएगा। संपत्तियों का मूल्य, जो संपत्तियां हैं उनका मूल्य कम हो जाए और दायित्वों का मूल्य बढ़ जाए, यानी रिवैल्यूएशन का जो भी 2 में आएगा तो वो तो सारे हो जाएंगे 2 में, यानी जो भी एसेट्स है वो कम हुई तो कम और लाइबिलिटी अधिक हुई तो अधिक, इनको तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट में, और रिवैल्यूएशन आ जाएगा डेबिट में। साझेदारों को लाभ होने पर, अब हमने पढ़ा पिछले 2 एग्जाम्पलों में हमने देखा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर लाभ हुआ है तो रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स लिखेंगे, यानी रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। जबकि हानि होने पर पार्टनर्स तो डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। इस तरह से ये इनके पुराने अनुपातों में इनमें विभाजित कर इनके एंट्रियाँ कर लेंगे।